मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में जानकारी दूंगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को न्यायोचित बचाव मिलता है। मतलब कि वह व्यक्ति जिसने कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है वह न्यायोचित कार्य था। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मेंशरिया, व्यक्ति का आशय, दुराशय व्यक्ति के मन में रहता है, लेकिन उस स्थिति में हर एक व्यक्ति जो कि सामान्य प्रज्ञा का है, सामान्य बुद्धि का है, वह वही कार्य करता जिसको कि उस व्यक्ति ने किया है। इसीलिए इसे न्यायोचित बचाव के रूप में हम जानते हैं। इसे न्यायोचित बचाव कहा जाता है। इसमें मेंशरिया तो व्यक्ति का रहता है, लेकिन वह वही कार्य करता है जो कि उन परिस्थितियों में एक सामान्य बुद्धि का प्राणी करता। इसलिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को न्यायोचित बचाव के रूप में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का यह अधिकार जो सबको प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर के 106 तक के अंतर्गत इसके विषय में उपबंध किए गए हैं। आज मैं अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के सामान्य उपबंधों पर चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत धारा 96 से लेकर धारा 99 के उपबंधों पर प्रकाश डालूंगा। आइए हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो ये अधिकार मिला हुआ है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। मतलब कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में यदि कोई बात की जाती है तो वह अपराध नहीं है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 96 में कहा गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रदान करने के कुछ कारण हैं। क्यों प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व्यक्ति को दिया गया? इसके पीछे जो कारण उत्तरदायी हैं, उनमें पहला कारण यही है कि राज्य के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर पाए। मतलब हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे इतने संसाधन राज्यों के पास नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के पीछे एक सुरक्षा के रूप में पुलिसकर्मी दे दिए जाए, ऐसे पर्याप्त संसाधन नहीं है। दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने शरीर व संपत्ति की संरक्षा की मजबूत भावना उसकी प्रकृति में निहित होती है। मतलब कि हर व्यक्ति की प्रकृति में अपने शरीर एवं संपत्ति के संरक्षण की मजबूत भावना रहती है।
तीसरा कारण जो है वो है कि राज्य यह प्रत्याशा नहीं करता है कि उसके नागरिक जो है वो कायर होंगे। चौथा जो कारण है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को देने के पीछे, वो ये है कि विधि जो है व्यक्ति को अपराध न करने का कर्तव्य तो आरोपित करती है, लेकिन अपराध को सहन करने का कर्तव्य आरोपित नहीं करती है। मतलब कि विधि एक व्यक्ति को अपराध करने का कर्तव्य आरोपित करती है, लेकिन अपराध को सहन करने का कर्तव्य आरोपित नहीं करती है। हर व्यक्ति को अपने शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है। पांचवा जो कारण है वो है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार हेतु लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर पाना उस समय संभव नहीं है, तो व्यक्ति को शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो ये कुछ कारण हैं प्रमुख जिनकी वजह से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। पहला कारण मैंने बताया कि राज्य के पास इतने संसाधन नहीं होते कि हर व्यक्ति के पीछे सुरक्षा लगा दी जाए। दूसरा कारण कि राज्य सुरक्षा लगा दी जाए प्रत्येक व्यक्ति में। दूसरा कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति में की प्रकृति में यह निहित होता है कि वह अपने शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा की उसके अंतर्गत उसके अंदर क्या होता है, मजबूत भावना रहती है कि वह अपने शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सके। तीसरा कारण मैंने बताया कि राज्य यह प्रत्याशा नहीं करता है कि उसके नागरिक जो होंगे वो कायर होंगे। चौथा ये कि विधि जो है वह अपराध न करने का कर्तव्य तो आरोपित करती है, लेकिन अपराध को सहन करने का कर्तव्य आरोपित नहीं करती है। और पांचवा कारण यही है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को देने के पीछे कि यदि लोक प्राधिकारियों की मदद उस समय नहीं ली जा सकती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कुछ इसके सिद्धांत भी होते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के, जिनके अधीन रहते हुए ही हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत जो है वो क्या, नंबर 1 यही कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो प्रयोग किया जाएगा वह अपराध के विरुद्ध किया जाएगा। दूसरा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपराधी के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा, ना कि निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध। तीसरा जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वह यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की दशा में उतनी ही अपहानि कारित की जा सकती है जितना कि उस आशंका को रोकने के लिए जरूरी है। मतलब कि वास्तविक और तत्काल जो आशंका उत्पन्न हुई है व्यक्ति के शरीर या संपत्ति पर, उसको रोकने के लिए, मतलब उस अपराध को रोकने के लिए जितनी अपहानि या क्षति कारित की जाना जरूरी है मात्र उतनी ही कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। चौथा है कि यदि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि लोक प्राधिकारियों की मदद से आप उस अपराध को रोक सकते हैं तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है यह प्रतिरक्षात्मक है
उपचारात्मक या दंडात्मक नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे किसके? राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस के, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग करने के। तो मैंने अब तक आपको बताया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, उसके क्या कारण है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया, और किन सिद्धांतों के अधीन रहते हुए हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ढाल के रूप में होना चाहिए, ना कि तलवार के रूप में। मतलब कि इसे ढाल के रूप में प्रयोग करना है, अपराध को रोकने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करना है, ना कि तलवार के रूप में अपराध करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है, बल्कि अपराध को रोकने के लिए करना है। इसका प्रयोग, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ढाल के रूप में होना चाहिए, ना कि तलवार के रूप में होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में 97 में सेक्शन 97 में क्या कहा गया है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमको मिला हुआ है किसी अपराध को रोकने के लिए, और इस अधिकार का प्रयोग हम तभी करेंगे जब उस अपराध की तत्काल और वास्तविक आशंका हो जाए। तो यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार का प्रयोग किया जाए, और उसके प्रयोग में यदि कोई भी कार्य हो जाता है तो उसे अपराध नहीं कहा जाता, क्योंकि वह न्यायोचित बचाव है। तो धारा 97 में, धारा 97 में 97 में जो बात बताई गई है कि यह हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हम कब प्रयोग करेंगे? तो कब करेंगे? किस दशा में करेंगे? शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। शरीर एवं संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। कहां? धारा 97 में। इसके अंतर्गत कहा गया है कि धारा 99 के अधीन, सेक्शन 99 के अधीन जो उपबंध किए गए हैं उसके अधीन रहते हुए, मतलब कि धारा 99 में जो बातें बताई गई हैं उसके, उन बातों का पालन करते हुए, उसके अधीन रहते हुए, क्या? पहला यह कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर एवं किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर एवं किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। कब? धारा 399 की शर्तों के अधीन रहते, धारा 99 की शर्तों के अधीन रहते हुए, उसमें जो परिसीमाएं बताई गई, जो लिमिटेशन बताई गई है, उनका पालन करते हुए मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर एवं किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। दूसरी बात जो बताई गई है वह यह है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध, कि कोई ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या उसका प्रयत्न है। किसका प्रयत्न? चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न है, या ये अपराध हो या इन अपराधों का
प्रयास हो। कौन से अपराध? चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार। तो क्या करेगा वह? अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या अस्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। वह अपनी संपत्ति की या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसकी प्रतिरक्षा करे। तो शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में दी गई है। और ये बताया गया है कि धारा 99 में बताए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा ये कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आता है या उसका प्रयत्न है, तो अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वह चल या अचल संपत्ति हो, उसकी क्या करे? प्रतिरक्षा करे, उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा करे, अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की। अब हम आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कर दिया गया है। मैंने बताया था कि किसी अपराध के विरुद्ध मिलता है, चाहे वह मानव शरीर पर प्रभाव डाले या संपत्ति के विरुद्ध होने वाला अपराध हो, तो इसके विरुद्ध मिलता है क्या? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। लेकिन इस अधिकार का विस्तार कर दिया गया है धारा 99 के अंतर्गत, धारा 98 के अंतर्गत। धारा 98 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है जो विकृत, मदोन्मत्त, बालक आदि के कार्य कहे जाते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वह बालक हो या पागल व्यक्ति हो या मदोन्मत्त व्यक्ति हो या वह भूल के अंतर्गत या पर्याप्त मस्तिष्कीय अक्षमता के कारण, मस्तिष्क की अक्षमता के कारण, मतलब अपरिपक्वता के कारण क्या करे? वह व्यक्ति क्या करे? वह बच्चा वो कोई अपराध करे, तो उनके कोई कार्य करे तो उनके कार्य को अपराध नहीं कहा जाता है। ऐसा हम लोगों ने कहां देखा? क्षम्य बचाव के अंतर्गत। क्षम्य अपवाद या बचाव जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि बालक का कार्य, पागल व्यक्ति का कार्य या मदोन्मत्त व्यक्ति का कार्य या अपरिपक्व बालक का कार्य जिसका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है, उनके कार्य अपराध नहीं कहे जाते हैं। लेकिन धारा 98 में उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है जो विकृत, मदोन्मत्त या बालकपन आदि के कार्यों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। मतलब पागल व्यक्ति, बच्चे और मदोन्मत्त व्यक्ति या किसी भूल के कारण कोई कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, भले ही उनके कार्य को अपराध नहीं कहा जाता है। पागल व्यक्ति यदि कोई कार्य करके कोई अपराध भी कारित कर दे तो उसे अपराध नहीं कहा जाता है। तो इन लोगों के विरुद्ध, पागल हो या मदोन्मत्त व्यक्ति हो या कोई बालक हो जिसकी पर्याप्त मस्तिष्कीय क्षमता नहीं है, अपरिपक्व बालक है, तो उनके कार्यों को अपराध नहीं कहा जाता है, लेकिन उनके कार्यों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस पर एक मैं इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं। या पागलपन के असर में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या पागलपन के असर में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहां या का जो एक कार्य है वह अपराध नहीं है, लेकिन का को या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि वह या को
अपराध कारित करने से रोक सकता है। ऐसा कार्य करने में यदि वह या की मृत्यु या को मार भी दे तो उसे, या कोई कार्य करके उसके अपराध को रोक दे तो उसे अपराध नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा 98 ऐसे कार्यों के विरुद्ध बचाव प्रदान करती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। तो इस दृष्टांत में या के कार्य को अपराध नहीं कहा जाएगा और का ने जो अपने बचाव में कार्य किया अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, उसको भी अपराध नहीं कहा जाएगा। आइए हम अब देखते हैं धारा 99 के विषय में। धारा 99 में बताया गया है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार प्राप्त है वह धारा 99 में बताई गई शर्तों के अधीन ही प्राप्त है। कोई व्यक्ति शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग धारा 99 में बताई गई शर्तों के अधीन ही कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि धारा 99 में बताई गई शर्तें क्या है या क्या उत्पन्न किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, ऐसे कार्यों को बताया गया है इस धारा के अंतर्गत, धारा 99 में, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, चाहे वह शरीर हो या संपत्ति की हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, मृत्यु या घोर उपहत्ति की आशंका यदि किसी कार्य से युक्त रूप से नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक कैसे किया जाए वो कार्य, सद्भाव पूर्वक किया जाए, अपने पदाभास में रहते हुए, पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। मतलब कि पहला है कि लोक सेवक के कृत्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त है। यदि लोक सेवक सद्भाव पूर्वक कोई कार्य कर रहा हो, पदाभास में रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य कर रहा हो, सद्भाव या करने का, कोई कार्य करने का प्रयत्न कर रहा हो और उस कार्य के द्वारा मृत्यु या घोर उपहत्ति की युक्त आशंका कारित नहीं होती है, तो चाहे वह कार्य जो वह कर रहा है लोक सेवक विधि के अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो, तो ऐसे लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो लोक सेवक के कृत्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात जो बताई गई है इसके अंतर्गत वो ये है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत्ति की युक्त आशंका, घोर उपहत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है। मतलब लोक सेवक के निर्देशन में यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बशर्ते कि वह कार्य कैसे किया जा रहा हो, सद्भाव पूर्वक किया जा रहा हो, लोक सेवक के पदाभास में रहते हुए निर्देश दिया गया हो और उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस कार्य के विरुद्ध नहीं होगा, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार न्यायानुमत
ना भी हो। मतलब पहला ये बताया गया है कि लोक सेवक के कृत्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है यदि वह लोग सद्भाव पूर्वक कार्य करे, पद पर रहते हुए कार्य करे, पदाभास में कार्य करे, ठीक है, या कार्य करने का प्रयत्न करे, और वह कार्य कैसा हो, मृत्यु घोर उपहत्ति की उससे युक्त आशंका उत्पन्न ना हो, तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं, वो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो लोक सेवक के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, लोक सेवक के निर्देश में, उसके निर्देशन में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाए, तब जबकि लोक सेवक ऐसे पद पर रहते हुए उस व्यक्ति को निर्देश दिया हो, और वह व्यक्ति ऐसा कार्य कैसे कर रहा हो, सद्भाव पूर्वक कर रहा हो, और उसके कार्य के द्वारा मृत्यु या घोर उपहत्ति की युक्त आशंका कारित न हो, चाहे वह निर्देश जो दिया गया है विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो, तो भी लोक सेवक के निर्देश में किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरी जो बात बताई गई है वो ये है कि उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए, जिनमें सुरक्षा के लिए, जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, मतलब उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है, सामान्य अर्थ यही है कि यदि हमारे सामने ऐसी दशा है कि हम लोग प्राधिकारियों की मदद से उस अपराध को रोक सकते हैं, उस कार्य को रोक सकते हैं, तो ऐसी दशा में जहां की लोक प्राधिकारियों की सहायता या मदद प्राप्त करने का पर्याप्त समय है, तो उस दशा में उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। चौथा और अंतिम जो बात धारा 99 के अंतर्गत बताई गई है वो ये है कि किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि, उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। मात्र, इसका मतलब यही है कि मात्र उतनी ही अपहानि कारित की जा सकती है जितनी अपहानि प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किया जाना आवश्यक था। मतलब उस कार्य को रोकने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जरूरी है। क्षति या अपहानि जो कारित की जाएगी मात्र उतनी ही की जाएगी, अगर उससे अधिक करेंगे तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह अपराध माना जाएगा। मात्र उतनी ही अपहानि कारित कर सकते हैं जितनी की उस कार्य को, उस अपराध को रोकने के लिए जरूरी थी। इस पर एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। मान लो का के ऊपर मुक्के से प्रहार करता है, या का के ऊपर मुक्के से प्रहार करता है, और का के पास तलवार थी, वह तलवार से उसको मार देता है। तो यहां अपहानि जो कारित की गई वह उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की अपहानि से अधिक था, इसलिए का को, जिसने की तलवार मारा मुक्के के प्रहार के बदले, उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, वह अपराध कहा जाएगा। उसके कार्य को बचाव
नहीं मिलेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में। मतलब अर्थ इसका एकदम यही है कि अपहानि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में मात्र उतनी ही की जाएगी जितना कि उस कार्य को रोकने के लिए पर्याप्त, उस प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप सबको तो पहले एक बार और मैं इसको बता दूं आपको, धारा 99 की संक्षेप में 4 जो बातें हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग लोक सेवक के कृत्य के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग लोक सेवक के निर्देश में किए गए कृत्य के विरुद्ध भी नहीं किया जा सकता है। तीसरा ये कि यदि दशा ऐसी दशा है कि लोक प्राधिकारियों की सहायता से उस कार्य को रोका जा सकता था, उस अपराध को रोका जा सकता था, तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और चौथी और अंतिम बात जो बताई गई कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। आज के इस व्याख्यान में हमने आप सबको बताया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है, उसके क्या कारण थे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को देने के पीछे, इनके जो कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। धारा 97 के अंतर्गत शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को मैंने बताया। धारा 98 में मैंने बताया कि शरीर एवं संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार ऐसे व्यक्तियों के कृत्यों के विरुद्ध मिला हुआ है जो विकृत हैं, मदोन्मत्त हैं या बालक हैं, जिनके कार्य को अपराध नहीं कहा जाता है, उनके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के अधीन दिया गया है। धारा 99 में हमने बात की, धारा 99 के विषय में, जिसके अंतर्गत परिसीमाएं बताई गई कि किनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें उपलब्ध नहीं है, इसको हमने जाना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके लिए मेरा यह व्याख्यान उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।